सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार भी आपको कर लेना है। तो स्वप्रेरण क्या होता है? कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा को परिवर्तित करने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण कहलाता है। यहाँ हम जिस कुंडली में वैद्युत धारा को परिवर्तित कर रहे हैं उसी कुंडली में ही प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। जहाँ हम वैद्युत धारा को परिवर्तित कर रहे हैं उसी स्थान पर ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, यानी कि वह जो चालक है अपने आप को ही इंड्यूस करने का काम कर रहा है, अपने अंदर ही प्रेरित धारा उत्पन्न करने का काम कर रहा है। इसमें हमने पहली स्थिति लिखी है, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में हम वृद्धि कर रहे हैं तब चुंबकीय फ्लक्स में भी वृद्धि होगी और वहाँ प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही होगी। इसी प्रकार यदि हम धारा के मान में कमी करते हैं तो फिर से चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी कमी हो रही होगी और फिर से वहाँ प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही होगी, लेकिन पहले के विपरीत दिशा में। इस काम को समझने हमें एक डायग्राम की हेल्प से, यहाँ हमने अपना पहला चित्र बनाया है। एक कुंडली को लिया है, इसमें एक बैटरी, एक की को लगाया गया है। यहाँ पर मुख्य धारा में यदि हम वृद्धि कर रहे हैं, यदि हम धारा के मान में वृद्धि करते हैं, धारा के मान को बढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन वह जो प्रेरित धारा होती है वह मुख्य धारा की दिशा के विपरीत दिशा में बह रही होती है, क्योंकि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करने का मतलब है कि है जो हम अपनी तरफ से मुख्य धारा प्रवाहित कर रहे हैं वह इसको कम करने का प्रयास करे, और कम करने के लिए तो इसे विपरीत दिशा में बहना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वह मुख्य धारा की विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। पहली स्थिति को पढ़ा, जब हम अपने वैद्युत धारा में वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि उसके मान को 0 से I की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। इसी के साथ हमने अपना दूसरा डायग्राम बनाया है, जब हम वैद्युत धारा के मान में कमी ला रहे हैं, अपने I वाले मान को 0 की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, मुख्य धारा में कमी ला रहे हैं। जब हम मुख्य धारा में कमी ला रहे होते हैं तो मुख्य धारा में कमी का फिर से वह विरोध कर रहे होते हैं। प्रेरित धारा चाहेगी कि मुख्य धारा में कमी ना हो, इसीलिए उसके मान को उतना ही बनाए रखने की कोशिश में प्रेरित धारा इस बार उस दिशा में प्रवाहित होती है जिस दिशा में मुख्य धारा प्रवाहित हो रही होती है। इसीलिए जब भी हम मुख्य धारा में कमी कर रहे होंगे तो प्रेरित धारा की दिशा उस दिशा में ही रहेगी जिस दिशा में मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने यहाँ लिखा कि स्वप्रेरण की घटना में परिपथ में वैद्युत धारा का मान अचानक अधिकतम कर दें या अचानक शून्य कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मुख्य धारा के मान में वृद्धि होने पर, जो हम पहली स्थिति पढ़ रहे हैं कि मुख्य धारा के मान में वृद्धि होने पर प्रेरित धारा विपरीत दिशा में जुड़ करके मुख्य धारा के मान को अचानक से अधिकतम नहीं होने देती है। प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है, उसके मान को घटाने का प्रयास करती है और मान को घटा देती है। इसीलिए हम अधिकतम धारा का मान एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में जब हम मुख्य धारा के मान में कमी करते हैं, मुख्य धारा के मान में कमी हुई तो फिर से प्रेरित धारा इसके साथ जुड़ करके मुख्य धारा के मान को अचानक से शून्य नहीं होने देती है। प्रेरित धारा चाहती है कि मुख्य धारा का मान अचानक से 0 पर ना पहुंच जाए, इसीलिए प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में प्रवाहित होती है और उसके मान को अचानक से शून्य नहीं होने देती है। तो इसलिए स्वप्रेरण को हम वैद्युत जड़त्व के नाम से भी जान सकते हैं। जड़त्व का मतलब होता है विरोध करना। तो यहाँ पर जैसे ही हम धारा के मान में वृद्धि करते हैं तो भी प्रेरित धारा उसका विरोध करती है, यदि हम धारा के मान में कमी करते हैं तो भी फिर वैद्युत धारा, प्रेरित वैद्युत धारा उसके मान का विरोध करती है। तो स्वप्रेरण को हम स्वप्रेरण गुणांक के रूप में माप करके बताते हैं। बात कर लें स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों एक के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस।
यहाँ हमने लिखा कि यदि किसी भी कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई के बराबर है, तब n फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स n गुना हो जाएगा, यानी कि n फाई के बराबर हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि प्रेरित धारा जो होती है वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न हो रही होती है, यानी कि जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ धारा का मान भी रहा होगा। इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि n फाई का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। यदि हमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है और बराबर लगाना है तो एक कांस्टेंट यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो n फाई इक्वल हो जाएगा Li के। यदि हम यहाँ से L का मान निकालेंगे तो L का मान हमें मिलेगा n फाई अपॉन I के। तो स्वप्रेरण गुणांक, यदि हम किसी भी कुंडली में तार के n फेरे लेकर के चल रहे हैं और मान रहे हैं कि कुंडली में I वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तब उसके प्रत्येक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स यदि फाई है तो कुल मिलाकर के फ्लक्स का मान n फाई होगा और कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा वैद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स वहाँ उत्पन्न हो रहा होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, L लगाया, तो L का मान हमें मिला n फाई अपॉन I। यहाँ जो L होता है वही स्वप्रेरण गुणांक को प्रदर्शित करता है, यानी कि सेल्फ इंडक्शन को प्रदर्शित करता है। यदि इसके मात्रक की बात करें तो n तो एक कांस्टेंट है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें मात्रक यदि निकालना है तो फाई फ्लक्स का मात्रक बेवर बटे धारा का मात्रक एम्पियर, तो हमें मात्रक मिलेगा बेवर प्रति एम्पियर। यह जो राशि होती है एक अदिश राशि होती है। साथ ही इसकी विमा की बात करें तो विमा निकालने के लिए आपको यहाँ फ्लक्स की विमा बटे वैद्युत धारा की विमा को यहाँ रखना पड़ेगा। तो विमा का मान आपको हल करके मिलेगा mL2T-2A-2 के बराबर। इसी के साथ इनका जो SI मात्रक होता है सेल्फ इंडक्शन के लिए, SI मात्रक हेनरी के बराबर होता है, जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यदि हमें डेफिनेशन निकाल करके बतानी है, हम मान करके चलें कुंडली में एक फेरे हैं जहाँ पर प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर है। तो यदि हम n का मान 1 और I का मान 1 लगाएंगे तो L का मान हमें हल करके फाई के बराबर मिलेगा। यानी कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या 1 है और उसमें प्रेरित धारा भी 1 एम्पियर है, तब उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान स्वप्रेरण गुणांक के समान होगा। यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या 1 है और उसमें प्रेरित धारा का मान भी 1 एम्पियर है, तो उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई का मान ही उस कुंडली से स्वप्रेरण गुणांक के मान को प्रदर्शित कर रहा होगा। तो ये आपकी पहली डेफिनेशन आ जाती है आपके चुंबकीय फ्लक्स के हिसाब से। यदि हम फैराडे के नियम के हिसाब से यहाँ पर फिर से मान को निकाल करके बताएं तो फैराडे के नियम के हिसाब से प्रेरित वैद्युत वाहक बल EMF इक्वल होता है -n d फाई अपॉन dt। इसे हम d अपॉन dt ऑफ n फाई के इक्वल भी रख सकते हैं। n को अंदर ले जाएं, क्योंकि जब हम अवकलज करते हैं तो n तो कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए n को बाहर रखें चाहे अंदर, दोनों एक ही मान को प्रदर्शित कर रहे होंगे। अब n फाई अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि n फाई Li के बराबर है, तो -d अपॉन dt n फाई को हमने रिप्लेस कर लिया Li से। फिर से L तो एक कांस्टेंट है, इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L को बाहर निकाल लें तो d अपॉन dt में बच रहे होंगे I। और यह जो di अपॉन dt है, यह जो di अपॉन dt है, di अपॉन dt का मतलब है धारा के परिवर्तन की दर। धारा ऊपर है, समय नीचे है, यानी कि कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर। तो इसीलिए प्रेरित वैद्युत वाहक बल EMF इक्वल हो जाएगा -L di अपॉन dt के। यदि हम यहाँ से L का मान निकाल के बताना है तो L इक्वल लिखेंगे -EMF अपॉन di अपॉन dt। इसका मात्रक हेनरी होता है, तो एक फॉर्मूला आपको ये मिल जाता है L इक्वल -EMF अपॉन di अपॉन dt। यदि हम केवल इसके मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं, इनके चिन्ह को छोड़ दें, तो मॉड L इक्वल होगा मॉड E अपॉन di अपॉन dt। फिर से इनकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें। मान करके चलें कि di अपॉन dt का मान 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर है, तब यहाँ यदि हम इसकी जगह 1 रख लेते हैं तो हल करके हमें मिलेगा मॉड L इक्वल में मॉड EMF। यानी कि यदि भी किसी भी कुंडली में धारा के प्रवाहित होने की दर di बटे dt, धारा के प्रवाहित होने की दर 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर है, तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का ही आंकिक मान, जितना भी EMF वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वह प्रेरित वैद्युत वाहक बल का आंकिक मान ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। इस EMF को ही हम स्वप्रेरण गुणांक कह सकेंगे। साथ ही हमने यहाँ एक नोट पॉइंट और लिखा है।
नोट पॉइंट में हमने लिखा, यदि किसी भी परिपथ में कुंजी लगा करके हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल धारा में वृद्धि का विरोध करते हैं, यानी कि परिपथ में धारा स्थापित करने के लिए हमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ता है। यदि हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं तो यह जो कार्य होता है वह चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि इस कार्य की मदद से हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में से व्यक्त करके बताएं तो कार्य dw बराबर होगा EMF इंटू में I इंटू dt, dw इक्वल EI/dt। और अभी हमने EMF के लिए ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, EMF मॉड में पढ़ रहे हैं तो L इंटू DI/dt और IDT पहले से चल रहे हैं, dt से dt यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा LI/DI। यदि हमें कुल मिलाकर के कार्य का मान गणना करके बताना है तो दोनों तरफ हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो यदि हम धारा को शून्य से अधिकतम मान प्राप्त करा रहे हैं, धारा का मान 0 से I में परिवर्तित कर रहे हैं तो W का मान मिलेगा, L तो कांस्टेंट है बाहर निकाला, I/DI को हम समाकलन के अंदर रखेंगे। I का समाकलन बराबर होता है I²/2 के। लिमिट चल रही है 0 से I, पहली बार में I लिमिट रखेंगे वही मान रहेगा और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमें W का मान हल करके मिलेगा 1/2 LI², जो कि प्रदर्शित कर रहे होंगे स्थितिज ऊर्जा के मान को। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जो भी हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो कार्य किया गया उसके लिए हमने गणना की और हमने प्राप्त किया कि यह जो कार्य है वह चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। W इक्वल होगा 1/2 LI² के। तो ये आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आज हम बात करेंगे केवल यहाँ तक के ही काम की। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक अलग अलग स्थितियों में ज्ञात करके बताना। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के लिए या फिर परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का मान क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।